स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्टार्ट करें? चलो जी, आज हम एग्जाम्शन तक कंप्लीट करेंगे और उसमें ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है। तो आई होप आज यार चेहरे पे चमक ज़्यादा है या कैमरे का कमाल है? अच्छा तुम्हें कैसे पता अभिषेक? किसने? मेरा बर्थडे थोड़ी ना भाई। हाँ, मेरा बर्थडे नहीं है, पत्नी का बर्थडे है। चलो जी आगे बढ़ते हैं प्रभु और चर्चा को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। और सर्कुलर्स आ रहा है यहाँ आपके सामने, सर्कुलर्स आ रहे हैं जिसमें है आपका 44/18/2018 कतई जहर सर्कुलर है ये। और ये जो आपका यहाँ सर्कुलर आप देख रहे हैं, इसमें क्या बताया गया है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर बात हो रही है टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी प्रीमियम। टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी प्रीमियम की बात कर रहे हैं। सर ये क्या होता है? बस सीधी बात, नो बकवास। ये होता है पगड़ी सिस्टम। नहीं सुना आप लोगों ने? जो पगड़ी सिस्टम होता है, हालांकि वो इंडिया के सभी स्टेट्स में नहीं है, कुछ स्टेट जैसे लाइक महाराष्ट्र, आज भी वहाँ पर पगड़ी सिस्टम मौजूद है। मैं बहुत ही साधारण शब्दों में, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपको बता रहा हूँ। पगड़ी इज नथिंग बट एन एडवांस रेंटल। ये एक प्रकार का एडवांस रेंट होता है, किराया होता है। और ये जिस पगड़ी की हम बात कर रहे हैं, इट इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल। ध्यान दीजिएगा, नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल। सो ये जो बड़ा और लमसम अमाउंट इकट्ठा दिया जा रहा है, इट इज एडवांस रेंट। जैसे मान लीजिए आपको देना पड़ गया 20 लाख रुपए का, और फिर आपको कुछ एक मंथली रेंट और देना होता है। मान लीजिए वो आपका 60,000 पर मंथ है। तो टैक्सेबिलिटी कैसी रहेगी? टैक्सेबिलिटी, ये भी रेंट है, ये भी रेंट है, दोनों के दोनों आपके टैक्सेबल रहेंगे। इस पर तो कोई डाउट है ही नहीं। जीएसटी लगना ही लगना है बाबू, है ना? ऐसे यहाँ पर जीएसटी लगना ही लगना है। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये आपकी ऊपर वाली प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो ही हम बात करके चलते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो सर कि मान लीजिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और यूज की जा रही है एज रेजिडेंस, तो फिर आप क्या बोलना चाहेंगे? अब मैंने क्या बोलना है इसमें तो आप जानते ही हैं। इसमें तो चाहे आप पगड़ी की बात करो, दैट इज एडवांस रेंट की बात करो, है ना? अल्टीमेटली है तो ये भी रेंट, या जो रेगुलर मंथली रेंट आता है आप उसकी बात करो। अब ऑब्वियस सी बात है, सीरियल नंबर 12 है आपका, उसके तहत इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उसमें एग्जम्पशन मिल जाती है अगर रेजिडेंशियल वर्ड जुड़ता है तो। लेकिन जो आपके अदरवाइज हैं, मैं इससे तुलना कर रहा हूं, जो आपकी अदरवाइज प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, उन पर आपके ये रेगुलर रेंट के साथ साथ पगड़ी पर भी जीएसटी की हम बात करके चलेंगे। सर जी अगर ऐसा हो गया कि मान लीजिए जैसे सबलीज कर देते हैं, तो मान लीजिए यहां पर एक्स ने वाई को दिया, वाई ने आगे जेड को दे दिया, तो पगड़ी अकॉर्डिंगली ट्रांसफर हो जाती है। इवन उसके ऊपर भी कुछ प्रीमियम वगैरह की बात कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे फर्दर ट्रांजैक्शन सबलेट वगैरह की जाती है तो अकॉर्डिंगली उस पर भी जीएसटी की हम बात करके चलेंगे। तो सबसे अहम और बड़ी बात है कि दिस इज एडवांस रेंट और कुछ नहीं माय डियर, ठीक है ना? एंड लाइबल टू जीएसटी नॉर्मली। बट अगर रेजिडेंशियल वाली बात हो तो वहां तो रेगुलर रेंट क्या और पगड़ी अमाउंट क्या, दोनों के दोनों ही आपके जीएसटी के दायरे से बाहर निकलते। तो यही सर्कुलर इस बात को यहां पर बोल रहा है। घुमा फिरा के कई सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लेकिन
अल्टीमेट निचोड़ और क्रक्स आपका यही निकल कर आता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अगला सर्कुलर आपके लिए आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, सीधी बात करूं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ IGST ऑन गुड्स सप्लाइड व्हाइल बीइंग डिपॉजिटेड इन कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस। क्या कहता है सुनो। यहां पर हम जब बात करते हैं प्रभु मेरे मालिक, मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, कि गुड्स इंपोर्ट किया जाता है बाय मिस्टर एक्स और फिर यहां से इसे हम लोग बॉन्डेड वेयरहाउस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। यहां से यहां चला गया जब, और फिर यहां से इसे अपने घर के लिए छुड़ाकर ले आते हैं। ठीक है, ये इंपोर्ट किया जाता था बाय मिस्टर एक्स इसे इंपोर्ट किया गया। जब ये वेयरहाउस के अंदर गुड्स पड़ा हुआ था तो मिस्टर एक्स ने किसी मिस्टर वाई को सोल्ड आउट कर दिया, मतलब कस्टम डिपार्टमेंट से छुड़ाने से पहले माल बेच दिया। कितने में बेच दिया सर जी? जैसे मान लो यहां पर इंपोर्ट होके आया था ₹1,00,000 का और इन्होंने ये माल यहां पर ₹1,25,000 में बेच दिया। पहला सवाल, जब यहां से यहां जाएगा तो क्या इंपोर्ट ड्यूटी भरनी है? नहीं भरनी। क्या IGST भरना है? अगर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं तो IGST नहीं। जब और जिस प्रकार से इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट की बात होगी वैसे ही हम यहां पर IGST की बात करके चलेंगे जी। उसके बाद में मिस्टर एक्स ने वाई को उनको बेच दिया। वेयरहाउस के अंदर ही था, कस्टम कंट्रोल में ही था। ये जो वेयरहाउस हैं आपके कस्टम कंट्रोल में आते हैं, कस्टम डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आते हैं। तो जब तक इनके कंट्रोल में माल रहेगा तब तक कोई किसी प्रकार के GST की बात नहीं होगी। जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, चादर के बाहर निकल आएंगे, तो यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी की बात करी जाती है। ठीक है जी, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी और साथ में IGST भी लगा दिया जाएगा। लॉ के मुताबिक जो इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेशन है वो 1,00,000 पर करी जाएगी और IGST की कैलकुलेशन लॉ के मुताबिक ₹1,25,000 की जाएगी। ये जो सर्कुलर था इसने आपको ये बात बताई है कि साहब यहां पर जब ये माल बेचा गया है उस मूवमेंट पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, इस मूवमेंट पर कोई IGST नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी नहीं तो IGST नहीं। एक तो ये वाली बात बताई है सर्कुलर ने और एक इस बात पर फोकस किया है। तो आई थिंक ये दोनों बात आप पहले से जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं बताई गई है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट तब होता है जब कस्टम डिपार्टमेंट से छुड़ा कर माल आप ले आते हो, है ना। और जब इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट होगा तो उसके साथ बंधा हुआ है आपका IGST का पेमेंट भी तभी कराया जाएगा। रब प्रेम से बोलो राधे राधे। ओके सर जी, चलो मालिक लीजिए आपका दूसरा सर्कुलर भी तैयार है। इससे ज्यादा कुछ मिल जाए तो बाबा को बता दीजिएगा, रीडिंग में आपके लिए छोड़ देता हूं। आगे है सर्कुलर नंबर इतना इतना करके REC सर्टिफिकेट। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है बाबू, PSLCs। बच्चे इसमें ज्यादातर परेशान हो जाते हैं और इसे हम अपना देखेंगे, डिस्कस करेंगे रिवर्स चार्ज के चैप्टर के साथ में। रिवर्स चार्ज चैप्टर के साथ में इसकी बात करी जाएगी। ठीक है, आगे तो बस ऐसे सर्कुलर हैं कि करो तो अच्छा, ना करो तो और भी अच्छा, पर फिर भी करवा देते हैं। आप भी क्या याद रखोगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट बाय प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, ऐसे करके तो लिखते हैं इसके बारे में भी। सर्कुलर क्लैरिफिकेशन होती है, मतलब इन बातों का पहले से जानते हैं। एक सेकेंड, सर्कुलर नंबर 51/25/2018 एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन एम्बुलेंस सर्विसेज। पता है बाबू इसमें आखिरकार ये कहना क्या चाहता है, बता दूं? हाँ सर जी बता दो। देखो
यहां एक प्राइवेट सर्विस, प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर से एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि एम्बुलेंस की सर्विस देता है, जो कि एम्बुलेंस की सर्विस देता है जी। एम्बुलेंस की जो सर्विस है ये हेल्थ केयर में आती है। यस सर। और इस पर क्या कोई किसी प्रकार का जीएसटी लगाया जाता है? नहीं सर जी। अब चाहे ये गवर्नमेंट को दी जाए या नॉन गवर्नमेंट को दी जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? हेल्थ केयर की सर्विस है और सीरियल नंबर 74 के मुताबिक, है ना, इवन ये चाहे डॉक्टर हो या अदरवाइज हो, मतलब क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट हो या अदरवाइज हो, ये वाली सर्विस तो, एम्बुलेंस की सर्विस तो कोई भी दे, किसी को भी दे। बात ये नहीं कि प्रोवाइडर कौन, रेसिपिएंट कौन, बात ये कि सर्विस क्या है। हेल्थ केयर की ये सर्विस है और सीरियल नंबर 74 के मुताबिक इस पर हम लोग जीएसटी की चर्चा नहीं करके चलेंगे। राइट, ओके, ठीक है जी। एक और आपको बता देना चाहते हैं बात हम, मोर ओवर, एक तो ये पॉइंट आ गया, इसकी एक एडिशनल सपोर्ट मैं आपको और देता हूं। मोर ओवर, एडिशनल सपोर्ट, जिसके अंदर ये बात आती है कि जैसे मान लीजिए हेल्थ केयर में, लाइक हम बात कर रहे हैं, एक हेल्थ केयर का ही पार्ट बनती हैं, लाइक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एक आता है हेल्थ एंड सैनिटेशन, है ना, और दूसरा वर्ड आता है पब्लिक हेल्थ। ब्रॉड टर्म्स हैं ये, पब्लिक हेल्थ वर्ड आता है। ये एक्टिविटी आर्टिकल नंबर 243 जी में फॉल करती है और ये वाली एक्टिविटी आपकी आर्टिकल नंबर 243 डब्ल्यू के अंदर फॉल करके चलती है। तो इसमें आप जानते हैं कि सीरियल नंबर अगर गवर्नमेंट यहाँ पर दे रही है इसको, तो ये इसके तहत यहाँ पर एग्जम्पशन में अपने फॉल कर जाते हैं। या इवन अगर देखा जाए तो जो सीरियल नंबर 3 और 3, एक सेकेंड, जो सीरियल नंबर मेरा 3 और 3A है, मैं एक बार उसको लीगल कंटेक्स्ट को लेकर आता हूँ आपके सामने। उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें बता रहे थे, मेरे पास बुक है यहाँ पर है, मैं वर्डिंग्स आपको पढ़वा देता हूँ, देखना, ये रही, एक सेकेंड, बुक निकालते हैं और 3 and 3A की प्रॉपर वर्डिंग्स देखते हैं वो क्या कहती हैं आपसे। देखो ये रहा, प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग सो एंड सो प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एटसेट्रा। तो आर्टिकल नंबर 243W, तो इस प्रकार की जो सर्विसेज दी जा रही हैं जो 243W में हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। ऐसे ही कंपोजिट सप्लाई सो एंड सो, जिसमें मैक्सिमम गुड्स का पोर्शन 25% तक मैक्सिमम हो सकता है, चाहे वो 243G की बात कर रहे हों या फिर 243W की बात कर रहे हों, वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चाहे सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, चाहे गवर्नमेंट पीछे से सर्विसेज ले रही है, मतलब कोई थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को दे रही है या गवर्नमेंट थर्ड पार्टी को दे रही है, दोनों ही हालात में इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो ये हेल्थ एंड सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सेक्टर के ही एक हिस्से होते हैं और एम्बुलेंस की सर्विस भी इन्हीं कैटेगरी के अंदर आती है। पब्लिक हेल्थ के अंदर एम्बुलेंस की सर्विस भी आपकी आ जाती है। तो उसी पर ये कह रहे हैं कि फाइनली भाई साहब ये आपके हेल्थ केयर सेक्टर की सर्विसेज हैं, एक नहीं सेक्शन 74 में भी कवर हो जाती हैं और आर्टिकल नंबर 243G और W के अंदर भी इनकी कवरेज हो जाती है। सीरियल नंबर 3 और 3A के अंदर इनकी कवरेज हो जाती है। उसके बाद कहा जा रहा है, हाँ जी, सर्कुलर नंबर 210 करके है आपके सामने, सर्कुलर नंबर
210 करके है, मैं निकालता हूं आपके लिए एक बार। आजा भाई आजा, अरे नाराज मत हो भाई, आजा। आ गया। हाँ ये रहा, मिल गया। 210 नहीं, ये आपका 53/27। 53 सर्कुलर नंबर 53/27 2018 करके है ना। जो बात अब मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं, वैसी बात आप सप्लाई के चैप्टर में वैसा एक सर्कुलर कर चुके थे। याद है मैंने आपको मेन बैच के अंदर एक सर्कुलर करवाया था जिसमें था मिल्क की बात हम किया करते थे, है ना, और फिर उसमें से क्रीम निकलता था, सामने वाला व्यक्ति क्रीम निकाल के जो बाकी वेस्ट मतलब जो टोन्ड मिल्क होता था उस टोन्ड मिल्क को वापस भेज दिया करता था। याद दिलाता हूं फिर से एग्जांपल को। यहां से एक सप्लायर है और मान लीजिए ये आगे सप्लाई कर रहा, इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं आप। यहां से मिल्क सप्लाई किया जा रहा है 100 लीटर, और सामने वाला व्यक्ति क्या करता है कि वो इस मिल्क को, उसे बेसिकली क्रीम चाहिए थी लेकिन ये क्रीम नहीं दे रहा था, कहता भाई साहब मिल्क है, मिल्क ले जाओ। तो मिल्क से इन्होंने क्रीम एक्सट्रैक्ट कर ली और क्रीम से फिर ये अपना देसी घी तैयार करेंगे। ऐसे करके क्रीम निकालने के बाद, क्रीम को तो उन्होंने यूज कर लिया अपने पर्पस के लिए, घी बनाने के लिए, है ना, लेकिन इस प्रोसेस में जो आपका टोन्ड मिल्क जो बच गया वो इसे ऐसे करके वापस यहां पर कर देते कि भाई साहब ये हमें नहीं चाहिए, इसे आप ले जाइए। मान लीजिए टोन्ड मिल्क 85 लीटर आपका बनता है, वो इन्होंने वापस कर दिया। ये टोन्ड मिल्क इन्होंने वापस कर दिया 85 लीटर का, और जो क्रीम निकली थी वो थी 15 लीटर की क्रीम थी जो इन्होंने अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर ली है। फिर ये जो 85 लीटर यहां पर आया, इन्होंने इस 85 लीटर को किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड पर्सन को सोल्ड आउट कर दिया कि लीजिए भाई साहब टोन्ड मिल्क आप ये लीजिए। टोन्ड मिल्क जो था उसको बेच दिया। मेरा पहला प्रश्न ये उठता है कि देखो अल्टीमेटली ये मिल्क था और मिल्क दो हिस्सों में टूट गया। जरा ब्रॉडली सोचो, मिल्क दो हिस्सों में टूट गया, क्रीम में और टोन्ड मिल्क में, राइट। तो टैक्स किस पे लगेगा? अगर टोन्ड मिल्क पे लग गया है तो फिर क्रीम पे भी लगेगा, मतलब क्रीम पे अलग लगेगा और टोन्ड मिल्क पे अलग लगेगा। तो यहां थर्ड पार्टी को जब बेचा गया है तो ये एक प्रकार का गुड्स भी है, ये एक प्रकार की नेचुरली सप्लाई भी है, और इसके ऊपर 85 लीटर के ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। लग गया जी 85 लीटर के ऊपर। दूसरा, जब यहां से यहां पर ये मिल्क ट्रांसफर किया जाता, दूध नहीं बेचा था, बेची क्या है? क्रीम। बेचा क्या है? व्हाट इज सोल्ड आउट। दूध नहीं बेचा, दूध तो वापस किया गया है। इन्होंने उनको ट्रांसफर किया, इन्होंने उनको ट्रांसफर किया। व्हाट इज सोल्ड आउट? इस दूध में से निकली हुई क्रीम। पैसे किसके देगा सामने वाला? क्रीम के। तो यहां जो जीएसटी लगाएंगे वो 100 लीटर दूध पे लगेगा या 15 लीटर क्रीम पे लगेगा? अब 100 लीटर दूध पे लगाओगे तो 100 लीटर में से ही तो 85 लीटर है, फिर तो दो बार लग जाएगा, है ना। तो ब्रॉडली 100 लीटर दूध में से 85 लीटर टोन्ड मिल्क और 15 लीटर क्रीम, इन दोनों पर लगना चाहिए, है ना, डबल टैक्सेशन ना हो जाए। तो जीएसटी लगेगा ऑन 15 लीटर क्रीम के ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका ये सर्कुलर है, नाम बदल दिए गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की यहां पर बात करी जा रही है, और मान लीजिए जैसे ये ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरी है और यहां से कोई मिल्क कह लो, अब मेरे को मिल्क एग्जांपल दे रहा था, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट एक्स है और वो आपका 100 यूनिट यहां से आगे सप्लाई किया जाता है ना, और वो इससे यहां जो प्रोडक्ट एक्स आया है, इस प्रोडक्ट एक्स से वो पेट्रोगैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोगैस एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर
उस पेट्रो गैस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तो घी बन रहा था, लेकिन यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर ये 15 यूनिट गैस आपकी इस्तेमाल हो गई, और बाकी जो रेजिड्यू बचा या जो वेस्ट बच गई या जो बैलेंस बच गया, वो 85 लीटर या 85 यूनिट जो बच गए वो वापस कर दिए जाते हैं, और उन 85 के ऊपर यहां लग जाएगा टैक्स, और जो पेट्रो गैस है उसके ऊपर यहां पर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप इसकी जगह कुछ और भी आइटम रख सकते हैं, बस आप मिल्क का एग्जांपल याद रख के चलिएगा। और जय जय श्री राधे कि 100 लीटर मिल्क ट्रांसफर किया, 85 टोन्ड मिल्क के रूप में लौट के आ गया, 15 लीटर क्रीम और रह गई, तो यहां इस सप्लाई पर 100 लीटर मिल्क पर जीएसटी नहीं लगेगा, 15 लीटर क्रीम पर। व्हाट इज एक्चुअली सप्लाइड, आपको कंसीडरेशन 100 लीटर दूध का ना मिला, आपको कंसीडरेशन मिला 15 लीटर क्रीम का। रेट किसका, दूध का लगेगा, क्रीम का? क्रीम का रेट लगाया जाएगा, ठीक है ना। और जब ये सब इसने बेच दिया टोन्ड मिल्क, तो 85 पे यहां लगा दिया जाएगा मालिक। और उसके बाद में आगे क्या है जी, आगे है टैक्सेबल, ये ITI की जो है एक तरह से, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ नहीं, आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ITI ये एक प्रकार से आपका एक संस्थान हो गया। यहां से अगर आपके कुछ अप्रूव्ड कोर्सेज को ऑफर किया जाता है, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। एजुकेशन वाले पार्ट के तहत, वोकेशनल एजुकेशन के तहत हम बात करके चल रहे हैं। लिख दूं, यहीं पे लिख दूं, यहां पे लिख दीजिए। जैसे कि सिंपली ITI है, मतलब कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आपका जी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और ITI। और यहां से सर्विस दी जा रही हैं, कुछ एक अप्रूव्ड या ऑथराइज्ड जो कोर्सेज हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं, जीएसटी ना लगाया जाएगा, सभी जानते हैं। दूसरी बात कि यहां पर आकर अगर वो आपसे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर जी, वो कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि कोई ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, तो उस ट्रेनिंग के रेस्पेक्ट में भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी। करो तो अच्छा, ना करो तुम बता, बस छोटी सी बात इसमें ये रखिए, तो कोई नई जानकारी नहीं दी गई है। तो बाबू मेरे, आज हमने कितनी बातें पढ़ी, हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि रिवर्स चार्ज का जो प्रोविजन है वो पोस्टपोन्ड है सितंबर 2019 के लिए, है ना। देखो यही होता है आपके उसमें भी, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हो ना बाबू, वहां भी यही हालात होते हैं। देखो शुरू में राइटिंग देख लो, पहले वाले पेज की राइटिंग देख लो और आखिरी वाले की देख लो। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है मेरी में, पर आपकी में बहुत फर्क आ जाता है। और हम जब एग्जाम में लिखा करते थे तब भी बहुत फर्क आया करता था। जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट, इसके सिर्फ 2 प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, एक सेक्शन 7 के चेंजेस और एक शेड्यूल 2 के चेंजेस। बाकी एनी अदर चेंजेस नॉट एप्लीकेबल फॉर May 2019 एग्जाम। इसमें शब्द सुधार किया गया है, कहीं एंड जोड़ दिया है, कहीं से एंड डिलीट कर दिया है, कहीं क्लॉज हटाकर सब सेक्शन क्रिएट कर दिया है। शेड्यूल 2 के अंदर सिर्फ एक्टिविटी वर्ड था, अब एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन वर्ड लिख दिया गया है। तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं होती। यहां पर भी एक अलाइनमेंट किया गया है कि अगर ये सर्विस देते हैं तो फिर 243GW में गेट नंबर 2 से बाहर हैं, और गवर्नमेंट अथॉरिटी देती तो एग्जम्पशन है, बाकी लेते हैं तो भी एग्जम्पशन पूर्ण रूप से दी जाती है। शेड्यूल 1 में और 3 में भी चेंजेस थे, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर May 2019 एग्जाम। पर मैंने मेन क्लास में भी इनको करवाया था, बताया था, और आपको भी मैंने बताया है, क्योंकि बाबू ये कोई नई चीज नहीं है। जिन चीजों पर हम थोड़े ये रहते हैं कि यार ये इसका क्या होगा, उन चीजों के समाधान दिए गए हैं इस बारे में। तो अभी आपका एक सर्कुलर भी आप लोगों ने पढ़ा था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बस वही सर्कुलर लॉ का पार्ट बना दिया गया है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के संबंध में अगर इंपोर्ट ड्यूटी की बात है तो ही IGST की बात होगी, वरना बात नहीं होगी। एग्जाम्शन का चैप्टर सारा समय इसने ले लिया। ओल्ड एज होम 25,000 तक पर मंथ पर मेंबर कंसीडरेशन है, सारा खर्चा मिला मिलू के, तो जीएसटी की बात ना करेंगे, बशर्ते कि रन बाई गवर्नमेंट या रन बाई ट्रस्ट हो। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी के द्वारा किसानों के लिए जो ट्यूबवेल या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। यहां पर डिक्लेयर टैरिफ वर्ड हटाकर एक्चुअल वैल्यू पर बेस्ड होकर आपके वो 999 वाली लिमिट चेक करी जाएगी एग्जाम्शन के वास्ते। 19A 19B
30 सितंबर 2019 तक इस एग्जम्पशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। 24 से माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनकी जो वेयर हाउसिंग है उसको जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। 2 नए बागड़ बिल्ले जोड़ दिए गए हैं, सीएम कोल माइन पीएफओ और नेशनल पेंशन स्कीम 2 जोड़ दिए गए हैं। गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं इनको गारंटी दे रही है, तो गारंटी के चार्जेस जिनसे लिए जा रहे हैं जीएसटी की बात नहीं होगी। री इंश्योरेंस के अंदर पहले 35वां 36वां पॉइंट हुआ करता था, अभी 40वें पॉइंट के अंदर जो एग्जम्पशन है अगर उसका री इंश्योरेंस होगा तो वो भी 36A के तहत अब एग्जेम्प्ट किया जाएगा। 41वें के अंदर एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है कि गवर्नमेंट की सेमी गवर्नमेंट के अंदर जो पार्टिसिपेशन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है। एफएसएसएआई ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने आपको मेन बैच के अंदर सेम एग्जांपल दिया था, ये आपका एग्जाम्पशन है, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ बात लिख दी गई है। इंसेमिनेशन की प्रोसेस लाइव स्टॉक में घोड़ों को छोड़ दीजिएगा, यहां पर एग्जाम्पशन आपको दी जाएगी। 65 भी आपका पेंडिंग मैंने कराया है। 77A सामाजिक संगठन है, एक 77 में थे, ये 77A के हैं। जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं वेलफेयर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सोशल, कल्चर, जितना भी है सामाजिक संगठन है, पर मंथ नहीं पर ईयर पर मेंबर 1000 रुपए तक की एक्टिविटी हो रही है तो यहां पर हम लोग अपनी बात करके चलते हैं और बाबूजी बोलते हैं कि ठीक है जी भाई, तो जीएसटी की बात नहीं होगी। एजुकेशनल बोर्ड लिमिटेड पर्पस के लिए एग्जाम कंडक्ट करने तक के रेस्पेक्ट में जो एग्जाम्शन की बात होती है उतने तक के लिए इसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना जाएगा। उसके बाद में अगर ये आपस में ब्रांच हेड ऑफिस वगैरह डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात या बाहर देने की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं, तो इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा बल्कि एग्जेम्प्टेड सर्विस माना जाएगा ताकि क्रेडिट डिनाई किया जा सके। यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जनरली इनकी जो सर्विस होती है वो एफओसी होती है, तो ना आगे जीएसटी ना पीछे जीएसटी, आगे जीएसटी ना पीछे जीएसटी। ऐसे एम्बेसी के संबंध में ना आगे जीएसटी ना पीछे जीएसटी। डोमेस्टिकली सर्विस पर जीएसटी लगता है पर रिफंड रूट से उसे हटा देते हैं और इंपोर्टेड पर तो जीएसटी वैसे ही डायरेक्टली एग्जेम्प्ट कर रखा है। टेनेंसी प्रीमियम यानी कि जो पगड़ी होती है, नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल, कुछ स्टेट के अंदर ये प्रिवेलेंट है और एडवांस रेंट की तरह को ट्रीट किया जाएगा और जो जीएसटी के दायरे में आएगा। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यूज एज रेजिडेंस है, तो सीरियल नंबर 12 के मुताबिक उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाई एक्स है, छुड़ाने से पहले किसी और को बेच दिया जाता है, तो इस वाली एक्टिविटी पर जीएसटी ना लगेगा। जो फाइनली व्यक्ति छुड़ाएगा उसे ही इंपोर्ट ड्यूटी और आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। एम्बुलेंस की सर्विस है, कोई दे, किसी को दे, कभी भी दे, तो वैसी दशा में जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। और ये मिल्क और क्रीम वाला एग्जांपल आपका पुराना है। आईआईटी केस में अप्रूव्ड कोर्सेज और ट्रेनिंग यहां पर जो देख के चलते हैं उन पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास का मैं आपके लिए समापन करूंगा। अगली क्लास में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ राधे राधे। चलें अब? हाँ जी चलो।